मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम समझेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है और टैली प्राइम में बैंक रिकंसिलिएशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन समझने के लिए हम कोई परिभाषाओं को पहले समझते हैं। सबसे पहले बैंक लेजर का मतलब, बैंक के द्वारा किए गए पेमेंट और रिसिप्ट को हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम बैंक का लेजर कहते हैं। बैंक स्टेटमेंट बैंक हमें देती है और उसमें हमने डाले हुए चेक और दिए हुए पेमेंट्स का उल्लेख होता है। यह स्टेटमेंट हमें कोरियर होती है या हम ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स। हमें जितने चेक आए हैं और हमने चेक दिए हैं, तो अंत में हमारा बैलेंस कितना है, हमारे हिसाब से इसे कहते हैं बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स। हमने डाले हुए चेक कोई दिनों के बाद बैंक में क्लियर होंगे, उसी प्रकार से हमने दिए हुए चेक हमारे बैंक में से कम कोई दिनों के बाद होंगे, तो हमारे बैलेंस और बैंक के बैलेंस में कभी भी फर्क होगा। इसलिए चौथा है बैलेंस एज पर बैंक। बैंक के हिसाब से हमारा बैलेंस क्या है, वह होगा बैलेंस एज पर बैंक। फिर है अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक। इसका मतलब कोई रिसिप्ट या पेमेंट की एंट्री हमारे बैंक के लेजर में है, परंतु बैंक के स्टेटमेंट में यह नहीं है। और अंत में है अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन अवर बुक्स। मतलब कोई ऐसे ट्रांजैक्शन जो बैंक के स्टेटमेंट में है पर हमारे बुक्स में इसकी एंट्री नहीं है। ऐसा होता है जैसे बैंक चार्ज, बैंक हमारे अकाउंट में से पैसा काट लेती है तो यह एंट्री मिलेगी बैंक स्टेटमेंट में, परंतु ये हमने रिकॉर्ड नहीं किए, हमें बाद में रिकॉर्ड करनी होगी। तो ये होंगे ऐसे एंट्रीज जो हमारे बुक्स में नहीं है। व्याख्याओं के आधार पे हम यह कह सकते हैं कि हमारे बैंक लेजर और बैंक ने हमें दिए हुए स्टेटमेंट में फर्क होता है। तो यह फर्क क्यों है, यह समझने की प्रक्रिया को हम बैंक रिकंसिलिएशन कह सकते हैं। तो किसी एक दिन हमारे ट्रांजैक्शंस और बैंक के ट्रांजैक्शंस में तुलना करने की प्रक्रिया को हम बैंक रिकंसिलिएशन कहते हैं। ऐसा करने से हमें दो चीज मिलेंगी, एक बैलेंस कंपनी के हिसाब से जिसे हम कहते हैं बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स, और फिर बैलेंस एज पर बैंक बुक यानी बैंक के हिसाब से बैलेंस। अंग्रेजी में दो व्यक्तियों के बीच में विवाद हो जाने के बाद उसे मिटाने की प्रक्रिया को रिकंसिलिएशन कहते हैं। और बैंक रिकंसिलिएशन में हमारे लेजर और बैंक के स्टेटमेंट में के फर्क को समझना यानी बैंक रिकंसिलिएशन। तो हमारे लेजर और बैंक के स्टेटमेंट में फर्क होने के कुछ कारण इस प्रकार है। सबसे पहले हमने बैंक में जमा किए हुए चेक्स का पैसा कुछ दिनों बाद बैंक में जमा होता है। उसी तरह से हमने जो चेक दूसरों को दिए हैं, तो यह चेक का पैसा हमारे बैंक में से कुछ दिनों के बाद कम होता है। तीसरा, यानी बैंक हमारे अकाउंट में से चार्ज, कमीशन या पेनल्टीज काट लेती है, तो यह एंट्रीज बैंक के स्टेटमेंट में होते हैं। यह एंट्रीज हमें हमारे बुक्स में लेने होते हैं। और अंत में एक और चीज होती है कि ऑनलाइन ट्रांसफर या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो बैंक के द्वारा हम ऑनलाइन बैंकिंग से किए गए होंगे, या कोई अमाउंट हमारे बैंक में किसने ऑनलाइन के द्वारा जमा किया, तो इसे भी हमारे बुक्स में लेना होता है। तो ये कुछ तीन मुख्य पॉइंट्स है जिसके कारण बैंक रिकंसिलिएशन की आवश्यकता पड़ती है। टैली प्राइम में
रिकंसिलिएशन करने के लिए एक ब्लैंक डेट का उपयोग किया जाता है, यानी हर एक ट्रांजैक्शन, चाहे वो रिसिप्ट हो, पेमेंट हो या कोई एडजस्टमेंट एंट्री हो, इसके साथ जुड़ी है एक बैंक की डेट जो ब्लैंक होती है। जब यह ट्रांजैक्शन बैंक में दिखता है तो बैंक की डेट इस ब्लैंक डेट में डाली जाती है। यानी अगर हम एक स्टेटमेंट देखते हैं जिसके अंदर हमारे ट्रांजैक्शंस और बैंक के ट्रांजैक्शंस दोनों है, तो दोनों में हमें एक डेट मिलती है जो है बैंक डेट। यह बैंक डेट अगर ब्लैंक होगी तो इस ट्रांजैक्शन का अब तक हिसाब हमें मिला नहीं है। तो इस तरीके से टैली प्राइम में बैंक रिकंसिलिएशन किया जाता है। जब हम प्रैक्टिकली ये करेंगे तब आपको समझ आएगा। बैंक रिकंसिलिएशन को टैली प्राइम में करने के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन पे क्लिक करके, और इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। बैंक रिकंसिलिएशन सीखने के लिए हम एक सैंपल कंपनी बनाएंगे, नाम देंगे रिवर बैंक ट्रेडर्स। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम लेंगे 1 अप्रैल 2020। एक्सेप्ट करेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। हमारी कंपनी का टर्नओवर बहुत कम है और इसलिए हम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, हम अनरजिस्टर्ड डीलर है, URD। इसलिए ये ऑप्शन हम नो रखेंगे और देंगे कंट्रोल A फीचर्स एक्सेप्ट करने के लिए। गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में लेंगे क्रिएट, सेलेक्ट करेंगे लेजर। लेजर का नाम टाइप करेंगे HDFC बैंक। फिर इसे हम ग्रुप करेंगे बैंक अकाउंट्स में। अगर आपके पास टैली का लाइसेंस है और आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है तो यहाँ एक पूरी बैंक की लिस्ट आ जाएगी। इसमें से आप बैंक का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने सिलेक्ट किया है HDFC बैंक इंडिया। फिर यहाँ एक ऑप्शन है सेट अल्टर रेंज फॉर चेकबुक्स। हमारे पास जितने चेकबुक्स है उनके चेक के नंबर्स हम टैली में दे सकते हैं, तो हम यहाँ यस करेंगे। हमारे पास 2 चेकबुक है और जो पुराना चेकबुक है उसमें केवल एक ही चेक है, उसका नंबर है 113127। तो एक ही चेक है, इसके लिए फ्रॉम और टू में भी हम वही चेक नंबर डालेंगे। नंबर ऑफ चेक्स अपने आप आ जाएगा 1। यहाँ हम चेकबुक का नाम टाइप कर सकते हैं, टाइप किया हमने बुक 1। उसके बाद दूसरा चेकबुक है, उसका फर्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है 145101 से। यहाँ हम आखिरी का चेक नंबर टाइप नहीं करेंगे, देंगे एंटर और यहाँ टाइप करेंगे हमारे चेकबुक में कितने पेजेस है, वो है 100, देंगे एंटर। फ्रॉम चेक नंबर से 100 जोड़ने के बाद टू चेक नंबर अपने आप आ जाएगा जो है 145200। इसे नाम देंगे हम बुक 2, एंटर। यह चेकबुक के नंबर्स देना आवश्यक नहीं है, हम जब पेमेंट करेंगे तो चेक नंबर टाइप भी कर सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ये फॉर्म की आखिरी फील्ड है। यहां आने के लिए हम देंगे कंट्रोल और एंड की। यहां हम हमारा बैंक का ओपनिंग बैलेंस डालेंगे 20,000। पर ये ओपनिंग बैलेंस किसका है, हमारे हिसाब से कि बैंक के हिसाब से? थोड़ा समझते हैं। जब हम कभी भी किसी पार्टी से चेक रिसीव करते हैं, हमें चेक आता है, तो यह जरूरी नहीं कि हम वह चेक उसी दिन बैंक में जमा करें। ऐसा हो सकता है कि हम दूसरे या तीसरे दिन उसे जमा करें और फिर वह चेक हमारे अकाउंट में जमा होने के बाद पैसा बैंक में जमा होने के लिए और 1 या 2 दिन जाते हैं। तो इसके कारण हमारे हिसाब से अगर हमारे अकाउंट में आज पैसे है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बैंक में भी हो। हमारे बैंक के लेजर में रिसिप्ट की एंट्री करने के बाद हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, पर बैंक में वो बैलेंस बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वह चेक बैंक में क्लियर हो जाएगा तभी तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
तो ऐसे करने से हमारे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस यानी हमारे लेजर का क्लोजिंग बैलेंस और बैंक के स्टेटमेंट के हिसाब से बैंक का बैलेंस ये अलग अलग हो सकता है। उसी प्रकार से अगर हम किसे चेक देते हैं तो उस दिन पेमेंट का वाउचर बनाते हैं और उसी दिन हमारा बैलेंस कम हो जाता है, पर वह व्यक्ति जब चेक बैंक में डालेगा शायद दूसरे दिन या और कुछ दिनों के बाद, फिर उनके बैंक से हमारे बैंक में आएगा और फिर हमारे बैंक से वो चेक क्लियर होगा, तो फिर से ऐसे में हमारा बैलेंस और बैंक के पेमेंट के हिसाब से बैलेंस में बदलाव आएगा। तो हमें समझ नहीं आएगा कि हमारा बैलेंस कौन सा और बैंक के हिसाब से बैलेंस कौन सा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर बैंक का लेजर और बैंक के हिसाब से स्टेटमेंट में कभी भी झगड़ा होगा और ये झगड़ा मिटाने की प्रक्रिया को कहते हैं रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन। अपने बैंक लेजर और बैंक के स्टेटमेंट में फर्क तो कभी भी होगा, पर यह फर्क क्यों है यह समझने की प्रक्रिया को कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। तो ये 20,000 का क्लोजिंग बैलेंस ये हमारे लेजर के हिसाब से बैंक के हिसाब से नहीं है। रिवर बैंक ट्रेडर्स यह कंपनी हमने अभी बनाई है यानी कि 1 अप्रैल 2020 को, और ये आपके सामने लेजर है जो है बैंक का लेजर, पर यह है पिछले महीने का यानी कि पिछले साल के आखिरी के महीने का बैंक का लेजर, हमारा लेजर बैंक का नहीं। और यहां आप ऊपर देख सकते हैं कि पीरियड है 1 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2020, दूसरे दिन यानी 1 अप्रैल 2020 से हमारा अकाउंटिंग शुरू होता है। तो गए साल के आखिरी महीने के पहले दिन यानी 1 मार्च 2020 को बैंक में हमारा क्लोजिंग बैलेंस था 12,000। महीने के आखिरी दिन यानी 31 मार्च 2020 को हमें ब्लू डायमंड हमारे कस्टमर ने 10,000 रुपए का चेक दिया। तो 31 मार्च को चेक हमें मिला है यानी साल के अंत में, यह तो डिपॉजिट उस दिन होगा ही नहीं क्योंकि बैंक तो काम करती है पर कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन नहीं करती है। उसी तरीके से वही दिन यानी 31 मार्च को हमने चेक के द्वारा 2,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा और यह चेक हमने ड्रॉप बॉक्स में डाला है, यानी यह चेक भी 31 तारीख को क्लियर नहीं होगा। हमें मिला हुआ ब्लू डायमंड का चेक अभी भी हमारे पास है और इलेक्ट्रिसिटी को जो हमने पेमेंट की वह चेक इलेक्ट्रिसिटी के पेमेंट के ऑफिस के ड्रॉप बॉक्स में है, यानी ये दोनों चेक बैंक में अब तक पहुंचे नहीं है। उससे हमारे बैंक के लेजर को क्या लेना देना। हमारा ओपनिंग बैलेंस था 12,000, चेक आया 10,000 का, बैलेंस हो जाएगा 22,000। उसके बाद हमने 2,000 का चेक दिया, इसके लिए हमारा बैलेंस रहेगा 20,000। तो यह 20,000 जो बैलेंस है वो हमारे हिसाब से हमारे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है जो हमने यहां टाइप किया है। एक्सेप्ट कर देते हैं लेजर को क्रिएट करने के लिए। हम लेजर्स बनाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में लेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स, सेलेक्ट करेंगे लेजर्स और यहां राइट साइड में एक बटन है मल्टी लेजर्स, उसे क्लिक करेंगे और फिर लेंगे मल्टी क्रिएट। इस स्क्रीन के द्वारा हम एक साथ अनेक लेजर्स बना सकते हैं। हम लेजर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डालना चाहते हैं, इसलिए यहां लेंगे ऑल आइटम्स, एंटर। फिर कस्टमर का लेजर लेंगे मल्टी एंटरप्राइजेस अंडर सन्ड्री डेटर्स, कोकण जैतापुर फिशरीज अंडर सन्ड्री डेटर्स, स्टार फिशरीज अंडर सन्ड्री डेटर्स, टेलीफोन एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
बैंक कमीशन एंड चार्ज अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कमीशन एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर एक्सेप्ट कर देंगे सारे लेजर्स क्रिएट करने के लिए एक साथ। वाउचर्स की एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में लेंगे वाउचर्स। हमें कस्टमर ने चेक दिया है, क्लिक करेंगे F6 रिसिप्ट पे। यहां रिसिप्ट वाउचर में लेंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन और यहां यूज डिफॉल्ट बैंक अलोकेशंस को रखेंगे नो। यह बाय डिफॉल्ट नो ही होता है। जब हम पेमेंट की या रिसिप्ट की एंट्री करें तो बैंक की डिटेल्स पूछे जाते हैं। अगर बहुत बार हमें तेजी से एंट्री डालनी है और बैंक की डिटेल्स नहीं डालने हैं तो हम इसको यस कर देते हैं। तो इसे नो ही रखेंगे क्योंकि हम बैंक की डिटेल्स डालना चाहते हैं। देंगे कंट्रोल ए एक्सेप्ट करने के लिए। चेक जमा होने वाला है हमारे HDFC बैंक में। कस्टमर का लेजर सिलेक्ट करेंगे मल्टी एंटरप्राइजेस, अमाउंट टाइप करेंगे 30,000। बिल वाइज डिटेल्स में एडवांस सिलेक्ट करते हुए बिल वाइज डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे। एंटर। यहां एंटर देंगे, बैंकिंग डिटेल्स का स्क्रीन आएगा। हमें चेक आया है। यहां अमाउंट फिर से पूछा जा रहा है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कस्टमर हमें दो चेक दे, एक 10,000 का, दूसरा 20,000 का। तो हमें यहां दो चेक के डिटेल्स डालने होंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमारे कस्टमर ने हमें एक ही चेक दिया है। 30,000 पे देंगे एंटर। कस्टमर ने दिए हुए चेक का जो नंबर है वो हम यहां टाइप करेंगे। यह नंबर टाइप करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही नंबर हमारे बैंक के स्टेटमेंट में दिखेगा, तो ही तो हम दोनों को मैच कर पाएंगे। फिर डालेंगे चेक की डेट और यहां सेलेक्ट करेंगे बैंक का नाम। हमारी बैंक नहीं, कस्टमर ने हमें जिस बैंक का चेक दिया है वह बैंक। फिर से आपको तो मैं बोल चुका हूं कि यह लिस्ट आएगी कब, जब आपके पास लाइसेंस है और आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है। देंगे एंटर। नरेशन को ब्लैंक छोड़ देंगे और यह एंट्री एक्सेप्ट कर देंगे। अगली सैंपल एंट्री एक पेमेंट की होगी, इसके लिए हम देंगे F2 डेट। नेक्स्ट डेट यानी 2 अप्रैल अपने आप आ जाएगी, देंगे एंटर। पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करेंगे F5 पेमेंट। पेमेंट वाउचर में हम फिर से F12 कॉन्फ़िगरेशन देंगे। यूज ऑटो चेक नंबरिंग रखेंगे यस। हमने चेकबुक की डिटेल्स डाले हैं तो चेक नंबर अपने आप आना चाहिए, इसलिए इसे रखेंगे यस। हमारे अनेक चेकबुक्स हो सकते हैं, तो यह हो सकता है कि हम अलग अलग चेकबुक्स में से चेक दें, इसलिए हमें सिलेक्ट चेक रेंज को रखना पड़ेगा यस, ताकि जो बुक में से हमने चेक फाड़ा है वह हम सिलेक्ट कर सके। यहां अब हम वाउचर एंट्री पास करते समय सिलेक्ट करेंगे HDFC लेजर, जो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट होगा टेलीफोन एक्सपेंसेस। अमाउंट टाइप करेंगे 500। एंटर देके बैंकिंग डिटेल्स देंगे। हमने चेक दिया है 500 रुपीज का और यहां चेक नंबर अपने आप आ गया है, पर हमने बुक 1 का यह आखिरी चेक नहीं दिया, हमने दिया था बुक 2 का पहला चेक। इसलिए इसे चेंज करने के लिए हम एक बार देंगे बैक स्पेस। ऐसा करने से हमें बुक्स की डिटेल्स मिल रही है। सेलेक्ट करेंगे बुक 2 और बुक 2 का पहला चेक अपने आप आ जाएगा, देंगे एंटर। चेक की डेट थी 2 अप्रैल। नरेशन ब्लैंक छोड़ के यह एंट्री एक्सेप्ट कर देंगे। ऑनलाइन बैंकिंग के कारण हमें बैंक के स्टेटमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ता है। हम बैंक की स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यह है हमारे बैंक की स्टेटमेंट। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारे 25 साल टैली सिखाने के अनुभव का उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग करें। तो यह है हमारी बैंक स्टेटमेंट। इतने सारे एंट्रीज, हमने तो केवल 2 एंट्रीज की थी और यहां नंबर ऑफ एंट्रीज 4 है। हमारी एंट्रियां 2 और बैंक में 4, इसलिए तो हमें रिकंसिलिएशन की आवश्यकता पड़ती है।
तो बैंक रिकंसिलिएशन करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स में सेलेक्ट करेंगे अकाउंट बुक्स, लेजर और लेंगे हमारी बैंक का लेजर। अब लेजर में राइट साइड में यहां बटन है रिकंसाइल, जिसकी शॉर्टकट की है आल्टर आर। इस पे क्लिक करके हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जा सकते हैं, या हम गेटवे ऑफ टैली में बैंकिंग और बैंकिंग में बैंक रिकंसिलिएशन देंगे एंटर। सेलेक्ट करेंगे बैंक का लेजर। यहां हमारे ट्रांजैक्शन में बैंक डेट ब्लैंक है, हमें पता नहीं है ये चेक बैंक में कब क्लियर हुआ था। तो रिकंसिलिएशन की यही आइडिया है कि अगर आपके बैंक की डेट ब्लैंक है, इसका मतलब वह ट्रांजैक्शन, चाहे वो रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, वह बैंक में अब तक दिखा नहीं है। और जैसे बैंक के स्टेटमेंट में वह डेट आ जाती है, हम डेट यहां टाइप करेंगे, तो केवल ब्लैंक बैंक डेट की एंट्रीज के बारे में आपको बैंक से जानकारी लेनी है, और इस तरीके से आपका होगा रिकंसिलिएशन। पर यह रिकंसिलिएशन हम करेंगे बैंक के स्टेटमेंट को देखते हुए। तो हमारा पहला चेक है जो मल्टी एंटरप्राइज ने हमें दिया था, चेक नंबर था 456567, जो बैंक स्टेटमेंट में एंट्री नंबर 3 में दिख रहा है। परंतु दूसरा चेक जो हमने टेलीफोन एक्सपेंसेस का दिया था वो था 145101, वह चेक अब तक आया नहीं है बैंक में। ठीक है, आएगा बाद में, पर ये दो एंट्रीज क्या है और फिर ये आखिरी एंट्री, तो इन तीनों एंट्री का हमारे पास कोई हिसाब नहीं है। जब बैंक में एंट्री आई है वो तो हमारी ही होनी चाहिए। तो ये है पिछले साल के चेक्स। अगर आप चेक नंबर देखेंगे 123234, तो यह हमारे बुक्स में हमने लिया था पिछले साल के आखिरी महीने के आखिरी दिन, यानी 31 मार्च को यह एक चेक हमें आया था ब्लू डायमंड होटल से। और फिर जो पिछले साल हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा था, उसका चेक नंबर था 113127, वह भी हमारे बैंक में इस साल आ गया। तो यह एक प्रॉब्लम है। यह दो एंट्रीज हमारे बैंक के लेजर्स में हम पहले ही ले चुके हैं पिछले साल। तो हम यह चाहते हैं कि यह एंट्रीज बैंक के लेजर में न जाए, पर बैंक के स्टेटमेंट यानी कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें दिखाई दे। तो ऐसा करने के लिए हमने ओपनिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डालनी होगी। ओपनिंग बैंक रिकंसिलिएशन के ट्रांजैक्शंस उसमें हमें ऐड करने होंगे। ऐसा करने से यह ओपनिंग की एंट्रीज यहां दिखाई देगी। तो यह ओपनिंग बीआरएस की एंट्रीज लेने के लिए यहां राइट साइड में एक बटन दिया है ओपनिंग बीआरएस, उस पर करेंगे क्लिक। यहां हमारी ट्रांजैक्शन डेट डालेंगे 31 मार्च। यहां हमें लेजर का नाम टाइप करना होगा ब्लू डायमंड होटल। ये डिपॉजिट की एंट्री थी, चेक डिपॉजिट किया गया था, रिमार्क्स को ब्लैंक छोड़ेंगे, अमाउंट था 10,000, चेक नंबर टाइप करेंगे 123234, चेक की डेट थी 31 मार्च। फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को जो चेक दिया था उसकी डेट थी 31 मार्च। टाइप करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सिलेक्ट करेंगे विड्रॉ, चेक, इंटर 2000। चेक रेंज सिलेक्ट करने के लिए देंगे स्पेस बार। पुरानी बुक का यह चेक था, चेक नंबर अपने आप आ जाएगा। चेक की डेट भी थी 31 मार्च। अब हम देख रहे हैं कि यह था हमारा पिछले साल का बैंक का लेजर, जिसका क्लोजिंग बैलेंस था 20,000, और अब यहां बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स दिख रहा है 20,000। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारी ओपनिंग बैंक रिकंसिलिएशन हो गई है।
तो बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स है 20,000 और बैलेंस एज पर बैंक है 12,000। एक्सेप्ट करेंगे हमारा ओपनिंग बीआरएस। और अब हमें दो और ट्रांजैक्शंस हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिख रहे हैं। तो अब यह दो एंट्रीज के बैंक डेट अब हम डालेंगे। 1 अप्रैल एंटर। इलेक्ट्रिसिटी बिल का चेक क्लियर हुआ 2 अप्रैल को। मल्टी एंटरप्राइज का चेक हमें आया था 1 तारीख को। बैंक में वह क्लियर हुआ 2 अप्रैल को। परंतु यह एंट्री जो टेलीफोन का बिल हमने भरा है वो अब तक आया नहीं है। अब सारे एंट्रीज का हिसाब तो लग गया, पर यह एंट्री नंबर 2 क्या है? डेबिट कार्ड एनुअल फी। तो बैंक ने मेरे अकाउंट में से मेरे डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज जो लेता है 200 रुपीज, वो मेरे बैंक अकाउंट में काट लिया। तो यह एंट्री तो मुझे स्टेटमेंट के द्वारा ही समझेगी। तो अब हमें यह एंट्री पास करनी होगी। तो यह एंट्री पास करने के लिए हम चाहेंगे क्रिएट वाउचर। बैंक रिकंसिलिएशन में रहते हुए ही हम वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए यहां राइट साइड में एक बटन दिया है जो है क्रिएट वाउचर। टैली प्राइम में गोटो का उपयोग करते हुए हम वाउचर एंट्री कर सकते हैं, पर हमें ऐसा यहां करना नहीं है। ऐसा करने से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एंट्री तो ऐड हो जाएगी, परंतु आपने डाले हुए सारे बैंक के डेट्स निकल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो हम वाउचर गो टू से नहीं डालेंगे, क्लिक करेंगे क्रिएट वाउचर। जैसे ही हम क्रिएट वाउचर पे क्लिक करेंगे तो टैली हमें प्रॉम्प्ट करेगा कि आप ये बैंक रिकंसिलिएशन सेव करना चाहते हैं। यस हम देंगे एंटर। अब यह एक एडजस्टमेंट एंट्री है, इसलिए राइट साइड में F7 पे क्लिक करेंगे जर्नल। बाय एंड टू की जगह हम डेबिट ट्रेड करना चाहते हैं तो F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को करेंगे यस, देंगे कंट्रोल ए। डेबिट बैंक कमीशन एंड चार्ज 200। क्रेडिट मिलेंगे HDFC बैंक। पर टैली में जर्नल वाउचर के दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट्स दिखाए नहीं जाते हैं, तो यहां हम लेंगे शो मोर या टाइप करेंगे H। तो H से शुरू होने वाला HDFC बैंक का लेजर हमें दिखाई देगा। सेलेक्ट करके देंगे एंटर। क्रेडिट 200। ट्रांजैक्शन टाइप यहां सिलेक्ट करेंगे अदर्स, एंटर। यहां बैंक ने दिया हुआ रेफरेंस नंबर टाइप कर लेंगे। हमारा पैसा कटा था 1 अप्रैल को, यहां टाइप करेंगे 1 अप्रैल। तो वाउचर डेट अब 2 अप्रैल है, हमारी वाउचर डेट होनी चाहिए 1 अप्रैल। तो डेट चेंज करने के लिए क्लिक करेंगे F2 डेट। डेट टाइप करेंगे 1 अप्रैल 20 और ये वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। वाउचर एक्सेप्ट करने के बाद यह एंट्री अब हमारे बुक्स में आ गई है और इसलिए यह बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी आ गई है। बैंक डेट ब्लैंक है, तो बैंक में यह पैसा हमारा काटा था 1 अप्रैल को, तो यहां बैंक डेट में टाइप करेंगे 1 अप्रैल और देंगे एंटर। तो अब हमारे बैंक स्टेटमेंट के सारे एंट्रीज का हिसाब हो गया है और टेलीफोन के खर्चे के लिए जो हमने चेक दिया है वो अब तक बैंक में आया नहीं है, इसलिए बैंक की डेट अभी भी ब्लैंक है। तो बैलेंस एज पर बैंक बुक हो गया 49,800। हमारे हिसाब से बैंक में होने चाहिए थे 49,300। बैंक में 500 ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि ये 500 रुपीज का जो टेलीफोन का चेक है वो क्लियर नहीं हुआ है और वो दिखाई दे रहा है अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक। तो यहां एंटर देंगे और फिर एक्सेप्ट कर देंगे। फिर से एंटर देंगे स्टेटमेंट देखने के लिए। अब हमें यहां केवल एक ही एंट्री दिखाई दे रही है जो अब तक क्लियर नहीं हुई है बैंक में। अब हम मई के महीने के सैंपल ट्रांजैक्शंस डालेंगे। हम इस बार
गो टू का उपयोग करेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमने बैंक डेट को ब्लैंक रखा है। तो ऊपर क्लिक करेंगे गो टू पे, लेंगे क्रिएट वाउचर। हमें एक चेक आया है, इसलिए हम ये एंट्री लेंगे F6। रिसिप्ट में क्लिक करेंगे राइट साइड में रिसिप्ट बटन पे। डेट चेंज करने के लिए क्लिक करेंगे F2 डेट। टाइप करेंगे 1 में। डेबिट होगा HDFC बैंक। क्रेडिट स्टार फिशरीज। तो स्टार फिशरीज ने हमें चेक दिया है 50,000 का। टाइप ऑफ रेफरेंस एडवांस ले लेंगे, एंटर। एंटर देंगे बैंकिंग डिटेल्स के लिए। चेक है, अमाउंट 50,000। चेक नंबर टाइप करेंगे। चेक की डेट, हमें चेक मिला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। नरेशन ब्लैंक छोड़ेंगे और यह एंट्री एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम 1 मई को फिर से हमारी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेते हैं। अब फिर से हम बैंक रिकंसिलिएशन करेंगे। तो बैंक रिकंसिलिएशन की स्टेटमेंट के लिए हम जाएंगे गो टू में, ऊपर क्लिक करें, टाइप करेंगे बी और बैंकिंग यूटिलिटीज से सिलेक्ट करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन। HDFC बैंक आ जाएगी, देंगे एंटर। अब रिकंसिलेशन करेंगे। पहली एंट्री यानी टेलीफोन एक्सपेंसेस जो हमने 2 अप्रैल को पिछले महीने में चेक दिया था, वो बैंक में 1 मई को क्लियर हो गया। स्टार फिशरीज जिसका चेक हमने 1 मई को लिया था, उसी दिन बैंक में डाल दिया था, उसकी एंट्री यहां हमें मिल रही है। चेक नंबर है 987876। तीसरी एंट्री है जो हमारे बुक्स में नहीं है, पर इसका चेक नंबर 987876। यह तो स्टार फिशरीज का चेक है। इसका मतलब यह चेक रिटर्न आ गया अनपेड, यानी कि बाउंस हो गया। स्टार फिशरीज के एंट्री के पहले बैलेंस था 49,300। 50,000 ऐड हुआ और बैलेंस हो गया 99,300। चेक बाउंस होने के कारण फिर से बैंक ने 50,000 कम कर दिए, यानी विड्रॉल अमाउंट में 50,000 आ गया और बैंक बैलेंस फिर से हो गया 49,300। तो इस चेक की रिवर्स एंट्री हमें डालनी होगी। पर उसके आगे एक और एंट्री है, 350 रुपीज हमारे बैंक में से कम हो गए बैंक चार्ज करके। जो चेक बाउंस हुआ है उसके अगेंस्ट बैंक ने हमें ये 350 रुपीज का चार्ज लगाया है, तो ये भी एंट्री हमें पास करनी होगी। तो यह एंट्री नंबर 7 और 8 हम एक साथ जर्नल करके पोस्ट करेंगे। तो जाएंगे गो टू पे, लेंगे क्रिएट वाउचर, क्लिक करेंगे F7 जर्नल पे, डेट चेंज करेंगे क्लिक करके F2। अगली डेट 2 में अपने आप आ जाएगी, देंगे एंटर। जब स्टार फिशरीज का चेक लिया था तब हमने स्टार फिशरीज के लेजर को क्रेडिट किया था, फिर से हमें उल्टा उसे डेबिट दे देना होगा ताकि उसका बैलेंस फिर से 50,000 हो जाए। लेजर सिलेक्ट करने के बाद अमाउंट टाइप करेंगे, फिर लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। इस रिसिप्ट के एंट्री के अगेंस्ट हम फिर से उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, 50,000 डेबिट। और फिर क्रेडिट में H टाइप करेंगे और सिलेक्ट करेंगे HDFC बैंक और यहां अमाउंट टाइप करेंगे 50,350, यानी बैंक में से 50,350 कम हो जाएंगे, देंगे एंटर। तो इस 50,350 को हम दो अलग अलग रेफरेंसेस देंगे। सबसे पहला लेंगे अदर्स जो होगा 50,000, यहां देंगे बाउंस हुए चेक का नंबर, डेट जिस दिन रिटर्न की एंट्री ली गई, फिर बचे हुए 350 के लिए लेंगे अदर्स, देंगे एंटर। यहां बैंक का रेफरेंस नंबर टाइप करेंगे, डेट 2 में, डेबिट में लेंगे बैंक कमीशन एंड चार्ज 350 रुपीज, नरेशन ब्लैंक छोड़ेंगे और यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे। फिर बैंक स्टेटमेंट में यह एंट्री है जो है 25,000 रुपीज की, जो डिपॉजिट अमाउंट है, यानी हमारे अकाउंट में पैसा
जमा हो गया है, पर हमने ऐसा कोई चेक डाला ही नहीं है। तो अब ये है ऑनलाइन ट्रांसफर। किसी पार्टी ने हमें ऑनलाइन ट्रांसफर किया है और ट्रांसफर करने के बाद पार्टी ने हमें ईमेल या व्हाट्सएप या किसी मैसेज के द्वारा हमें बोला है। इसकी एंट्री इसलिए हमारे बैंक में आ गई, पर इसका वाउचर हमारे टैली में हमने डाला नहीं है। तो यह एंट्री हमें पहले लेनी होगी। हमने ईमेल्स चेक किए और उससे हमें समझ आया कि कोकण जैतापुर फिशरीज ने यह 25,000 हमें ऑनलाइन ट्रांसफर किया। इसलिए हम यहां F6 रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। एंट्री है ये 31 मई की, इसलिए क्लिक करेंगे F2 डेट पे, टाइप करेंगे 31 मई, बैंक का लेजर सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर का लेजर सिलेक्ट करेंगे, कोकण जैतापुर फिशरीज, अमाउंट टाइप करेंगे 25,000, टाइप ऑफ रेफरेंस मिलेंगे एडवांस, एंटर, फिर एंटर देंगे बैंकिंग डिटेल्स के लिए। यहां सिलेक्ट करेंगे ई फंड ट्रांसफर, अमाउंट पे देंगे एंटर, बैंक का रेफरेंस नंबर टाइप करेंगे, डेट 31 में, बैंक का नाम टाइप करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, वाउचर नरेशन को ब्लैंक छोड़ेंगे और एंट्री एक्सेप्ट कर देंगे। और एक एंट्री है जो हमारे बुक्स में नहीं है, ये है प्रीपेड मोबाइल का रिचार्ज। रिचार्ज किया गया ऑनलाइन 150 रुपीज का, और यह एंट्री भी अब हमें डालनी होगी हमारे बुक्स में। तो ये एक्सपेंस की एंट्री है, लेंगे F5 पेमेंट, लेजर सिलेक्ट करेंगे HDFC बैंक, डेबिट करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस को, अमाउंट 150, एंटर, बैंकिंग डिटेल्स के लिए एक और बार एंटर, ट्रांजैक्शन टाइप मिलेंगे अदर्स, अमाउंट पे देंगे एंटर, रेफरेंस नंबर टाइप करेंगे, डेट पे एंटर, नरेशन को ब्लैंक छोड़ेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे वाउचर। हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में थे और गो टू का उपयोग करते हुए हम वाउचर्स में आए थे। तो हम अब वाउचर्स से क्विट करेंगे फिर से बैंक रिकंसिलिएशन में जाने के लिए। तो एक बार देंगे कंट्रोल क्यू। हम वापस आ गए हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, पर यहां डेट 1 अप्रैल से 1 मई सिलेक्टेड है। हम F2 पे क्लिक करेंगे, देंगे एंटर, 2 में टाइप करेंगे मई, तो अपने आप आ जाएगा 31 मई। अब 1 अप्रैल से 31 मई तक जितने ट्रांजैक्शन रिकंसाइल नहीं हुए हैं वो हमें दिख रहे हैं। ये चेक नंबर 145101 ये क्लियर हुआ 1 मई को, टाइप करेंगे 1 मई, एंटर, फिर अगली एंट्री वो भी 1 मई, देंगे एंटर, फिर जो चेक बाउंस हुआ था उसकी एंट्री 2 में, एंटर, चेक रिटर्न का चार्ज बैंक ने हमें लगाया 2 मई को, एंटर, कोकण जैतापुर फिशरीज से ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ था 31 मई को, तो बैंक डेट भी 31 मई ही होगी, और मोबाइल रिचार्ज जिस दिन किया गया उसी दिन की डेट होगी, इसके लिए टाइप करेंगे 31 मई। बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से सारे एंट्रीज क्लियर हो चुके हैं, तो हम एंटर दबा देंगे बैंक रिकंसिलिएशन एक्सेप्ट करने के लिए। फिर से एंटर दबाएंगे HDFC बैंक पे, और यहां हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूरा एम्प्टी है, यानी हमारे सारे ट्रांजैक्शन रिकंसाइल हो चुके हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयरली ऐसा होगा कि आपके और बैंक के ट्रांजैक्शन रिकंसाइल एग्जैक्टली हो जाएंगे, बड़ी मुश्किल है। पर ये हमने ट्रायल करके लिया है, इसके लिए इतने अच्छी तरह से ये हुआ है। हम एक और एंट्री लेंगे ताकि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूरा आपको दिखा सके, ऐसे एंट्रीज जो पूरे क्लियर हो चुके हैं और कोई एंट्रीज जिनका बैंक का डिटेल्स डालना बाकी है। तो एक और एंट्री हम करेंगे जहां हमने
एटीएम से पैसा निकाल के लाया। एटीएम से पैसा निकालोगे और कैश में डालोगे तो ये पैसा बैंक से कैश में आएगा, तो यह एंट्री एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो यह एंट्री पास करने के लिए हम फिर से क्लिक करेंगे गो टू पे, लेंगे क्रिएट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर सिलेक्ट करने के लिए F4। कॉन्ट्रा वाउचर सिंगल एंट्री मोड में है, आसान पड़ता है डबल एंट्री मोड। इसके लिए क्लिक करेंगे चेंज मोड पे या कीबोर्ड पे दबाएंगे कंट्रोल H, लेंगे डबल एंट्री। बैंक से कैश में पैसा गया तो क्रेडिट देंगे बैंक, अमाउंट 800, 800 रुपए हमने निकाल के लाए थे एटीएम से। ट्रांजैक्शन टाइप अदर्स ले सकते हैं, पर यहां शो मोर ऑप्शन लेंगे और सिलेक्ट करेंगे एटीएम। अमाउंट होगा 800, इंस्ट्रूमेंट नंबर हमें पता नहीं है, ब्लैंक छोड़ देंगे। डेट होगी 31 मई, एंटर। डेबिट कैश 800, नरेशन ब्लैंक छोड़ देंगे और यह एंट्री हम एक्सेप्ट कर देंगे। पीछे बैंक रिकंसिलिएशन में वापस जाने के लिए देंगे कंट्रोल Q। फिर से आ गए हम रिकंसिलिएशन में। हम यहां देख सकते हैं कि केवल ऐसे ट्रांजैक्शंस दिखते हैं जो रिकंसाइल नहीं हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि रिकंसाइल्ड और नॉन रिकंसाइल्ड दोनों ट्रांजैक्शंस यहां दिखे, तो हमें यहां राइट साइड में बटन है बेसिस ऑफ वैल्यू, इस पे क्लिक करना होगा और यहां नीचे एक ऑप्शन है इंक्लूड रिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस, देंगे एंटर। ये यस हो गया। एस्केप दे सकते हैं, पर हमें तो आदत है कंट्रोल A की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट करने की, तो दे देंगे कंट्रोल A। और यह सारे रिकंसाइल्ड और नॉन रिकंसाइल्ड वाउचर्स, ऊपर सारे रिकंसाइल्ड है और आखिरी में जो एटीएम से पैसा निकाल के लाया था वो अभी भी नॉन रिकंसाइल्ड है। हम इसे प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली, यहां से देंगे कंट्रोल P, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और ये रहा हमारा प्रिंटेड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।